Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. I am Badishpak with another video on the chapter The Age of Industrialization. So today our topic is the coming up of the factory. How factories came up in England. So in the last video we have discussed the period before industrialization, before modern industrialization. So इस period को हम कहते हैं proto industrialization, when goods were manufactured at the domestic level, at the small units. तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, हाउ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज केम अप इन इंग्लैंड. सो जो अब यहाँ पे इंग्लैंड में, हम इंग्लैंड की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इंग्लैंड इट इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द वर्ल्ड. तो जो अब यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे फैक्ट्रीज आ गई, अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप इन 1780, बट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीज्ड only in the late 18th century, यानी कि the number of factories multiplied in the late 18th century. तो अब यहाँ पे ये फैक्ट्रीज अब यहाँ पे बढ़ने लगी, इनका नंबर अब यहाँ पे बढ़ने लगा. जो अब इन फैक्ट्रीज में the first item, the first product जो अब यहाँ पे था, that is cotton. यानी कि cotton is the first symbol of the new era. Industrialization actually it was the beginning of a new era. तो इस न्यू era में जो सबसे पहले अब यहाँ पे जो जिसकी प्रोडक्शन होने लगी, so that is cotton. So at that time in the world there was a high demand of cotton textile, cotton clothes. अब इसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड थी वर्ल्ड में. अब इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही थी? नाउ द प्रोडक्शन बिगेन इन इंग्लैंड में अब इसकी प्रोडक्शन. सो यू कैन इमेजिन कि अब इसकी डिमांड अब यहाँ पे कितनी ज्यादा थी. इन इंग्लैंड 2.5 million pounds of raw cotton was imported from other countries to England. इतनी अब यहाँ पे आप देखो इनिशियल स्टेज में पहले 2.5 million pounds. Pounders means actually जैसे हम कहते हैं किलोग्राम एंड pounders are the units of weight. तो इतनी ज्यादा जब इतना इन्होंने अब यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया. इंपोर्ट मीन्स जब हम गुड्स अदर कंट्रीज अब यहाँ पे लाते हैं, एक्सपोर्ट होता है टू सेंड गुड्स टू अदर कंट्रीज. तो यही नंबर अब यहाँ पे कितना बढ़ गया. अब देखो डिमांड अब यहाँ पे कितनी बढ़ गई. सो एज पर द डिमांड इन 1787, यानी ओनली आफ्टर फ्यू इयर्स, so the proportion increased from 2.5 million to 22 million pounds. यानी we are talking about raw cotton material. तो इतना अब इनको यहाँ पे इतनी अब यहाँ पे नीड थी. So there was a requirement of raw cotton. तो इसके बाद ये मैन्युफैक्चर, इसकी प्रोडक्शन अब कहाँ पे हो रही थी? So it was manufactured in England. तो जो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो अब यहाँ पे फैक्ट्री बना दी गई, द फर्स्ट कॉटन मिल, एक्चुअली इट वाज सेट अप बाय रिचर्ड आर्कराइट, उसका नाम है रिचर्ड आर्कराइट. ही सेट अप the first cotton mill in England. So that mill is also called Crumford Mill, इसको कहा जाता है. जो किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने जो यहाँ पे बनाई थी इंग्लैंड में. दैट इज जो कॉटन मिल अब इसने यहाँ पे बनाई थी. तो अब इससे अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे पहले नाउ ऑल द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग की अब यहाँ पे प्रोसेस है, जो अब यहाँ पे चीजें बनाई जा रही थी, सो नाउ इट केम अंडर वन रूफ. तो सारा कुछ अब यहाँ पे इसकी जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की, अभी एक ही फैक्ट्रीज में अब यहाँ पे होने लगी. इससे पहले आपको पता ही है कि अगर यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती थी, तो कार्डिंग किसी और जगह पे होती थी, और इसके बाद जो रोलिंग है किसी और जगह पे होती थी, स्पिनिंग किसी और जगह पे, एंड देन वीविंग किसी और जगह पे होती थी. ना जो अब इसकी जो सारी प्रोसेस है, इट केम अंडर सिंगल रूफ, इट केम अंडर वन रूफ, एक ही जगह पे अब यहाँ पे आ गया. तो अब इससे क्या हुआ? सो इट अलाउड बेटर क्वालिटी. नाउ इट अलाउड मोर केयरफुल सुपरविजन. तो जाहिर सी बात है, जब एक ही फैक्ट्री में एक ही जगह पे अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो इसका अब यहाँ पे सुपरविजन और ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है. तो अब इसकी यहाँ पे क्वालिटी भी अब यहाँ पे इम्प्रूव होने लगी. सो बिफोर दिस
यानी कि जब पहले इन द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, लेकिन अलग अलग जगह पे अब इसकी प्रोसेस हो रही थी. सो एट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू केयर इन सच ए वे. तो उस तरह से अब यहाँ पे इसका केयर नहीं हो सकता था. इसकी क्वालिटी अब यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि अब यहाँ पे इसमें आ गई. सो बिफोर दिस एक्चुअली इट वाज scattered, the manufacturing process it was scattered. तो अब यहाँ पे इसकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़ गई. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका एक और पार्ट है. सो दैट इज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. The pace of industrial change means, so what was the pace of industrialization? What was the speed? What was the rate of industrial change? So अब इसकी यहाँ पे स्पीड कितनी ज्यादा थी, तो कितनी तेजी से अब ये बढ़ रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो हम यहाँ पे देखेंगे इन ब्रिटेन द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वाज वेरी स्लो. पेस की बात हम कर रहे हैं, ये अब यहाँ पे बहुत स्लो थी. इट इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. सो देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो दीज पॉइंट्स आर, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ब्रिटेन में देयर वर टू डोमिनेंट इंडस्ट्रीज. कॉटन एंड स्टील वर द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, but cotton was more dominant over steel industries. Up to 1840s, अगर हम यहाँ पे देखेंगे up to 1840s, so cotton was more dominated. So there was the high demand of cotton in the world. So अब यहाँ पे cotton की ही प्रोडक्शन हो रही थी एज कम्पेयर टू स्टील. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, या अब यहाँ पे जो मेटल्स है, तो इससे ज्यादा अब यहाँ पे कॉटन की ही प्रोडक्शन हो रही थी. इसकी अब यहाँ पे ज्यादा डिमांड थी. लेकिन अब यहाँ पे वक्त ऐसा आ गया आफ्टर 1840s when there was expansion of railways, when railways were established, रेलवे ट्रैक्स जब अब यहाँ पे बना दिए गए. आपको पता है रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है. सो इट नीडेड मेटल्स, स्पेशली आयरन एंड स्टील. तो 1840s में रेलवे ट्रैक्स कहाँ पे बना दिए गए? इन इंग्लैंड. एंड इन 1860s तो कॉलोनीज में अब यहाँ पे, यानी कि कॉलोनीज the countries which were under the control of the European powers, especially the countries which were under the control of the England. At the time England was also a colonial power. तो इनके अंदर जो कंट्रीज थी colonial countries, तो जब वहां पे भी अब ये रेलवे ट्रैक्स अब यहाँ पे बना दिए गए. सो देयर वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ सम मेटल्स, स्पेशली स्टील एंड आयरन. तो अब यहाँ पे स्टील, यानी कि अभी रेलवेज क्यों अब यहाँ पे बना दिए गए? सो इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, in order to transport people from one place to another place, in order to make connectivity easier. तो अब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई किस चीज की? स्टील की. अब स्टील एंड आयरन की अब यहाँ पे ज्यादा डिमांड बढ़ गई. तो मैंने आपको पहले कहा कि कॉटन वाज मोर डोमिनेंट ओवर स्टील, बट आफ्टर 1840s सो स्टील लेड द वे. अब यहाँ पे स्टील ज्यादा डोमिनेंट हुआ किस पे? कॉटन पे. तो अब यहाँ पे स्टील की ही प्रोडक्शन अब यहाँ पे ज्यादा अब यहाँ पे बढ़ने लगी. सो वन मोर पॉइंट इज हियर, दैट इज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्टिल रिमेन्ड. जो अब यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मीन्स जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द पीरियड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी वो खत्म नहीं हुई. सो दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर नॉट कोलैप्स्ड. अभी वो इनका कोलैप्स नहीं हुआ था, तो इनका अभी वो अभी यहाँ पे बंद नहीं हुई थी. तो स्टिल, क्योंकि जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये किसी एक दिन में अब यहाँ पे नहीं आ रहा. सो देयर वाज नॉट ए स्पेसिफिक डे when industrialization came into being, when industrialization took place. Actually it took place over a stretch of time. इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. So it took a lot of time to take its final shape. तो बहुत ज़्यादा टाइम अब इसमें यहाँ पे लग गया. जो अभी भी आप यहाँ पे in the initial stage, in the beginning, traditional industries still remained. कब तक? At the end of 19th century.
यानी कि 1890 ऑनवर्ड्स। तो इस पीरियड तक यहाँ पे क्या था, अभी भी जो यहाँ पे आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, आउट ऑफ द 100%, 80% स्टिल केम फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। सो यानी कि अभी भी जो यहाँ पे द गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड एट द डोमेस्टिक लेवल, 80% डोमेस्टिक लेवल से जो यहाँ पे गुड्स बनाए जा रहे थे फॉर द वर्ल्ड मार्केट, अभी मतलब डोमेस्टिक लेवल से ही ये आ रहा था। तो एक और जो अब यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज टेक्नोलॉजी स्प्रेड स्लोली। जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, सो इन द बिगिनिंग मैंने आपको पहले ही कहा कि द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज इट वाज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। जो टेक्नोलॉजी है इसका स्प्रेड अब यहाँ पे बहुत स्लोली हो रहा था। सो वाई, क्योंकि जो अब यहाँ पे यानी कि द मशीन जो उस टाइम अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, जो अब यहाँ पे मशीन अब यहाँ पे इन्वेंट कर दी गई थी, तो यानी इस टेक्नोलॉजी का अब यहाँ पे स्प्रेड एक्सपेंशन बहुत स्लो हुआ था। सो वाई, बिकॉज एट द टाइम द टेक्नोलॉजीज वर एक्सपेंसिव, सो द इंडस्ट्रियलिस्ट्स एट द टाइम दे कुड नॉट अफोर्ड। सो अब इसके लिए अब यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट था। तो यानी एक रीजन इसके लिए ये है कि टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे स्प्रेड स्लोली क्यों हो रही थी, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव, बिकॉज दीज मशीन्स वर कॉस्टली। तो और इसके साथ अब एक और यहाँ पे प्रॉब्लम थी, टेक्नोलॉजी का अब यहाँ पे स्प्रेड स्लोली क्यों हो रहा था, बिकॉज दीज मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड इट नीडेड रिपेयरिंग। लेकिन जो ये मशीन थी ये अब उतनी अच्छी अब यहाँ पे पहले मशीन नहीं थी। सो ये बहुत जल्दी अब यहाँ पे इनका ब्रेक डाउन हो जाता था, ये खराब हो जाती थी ये मशीन्स, एंड इट नीडेड रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग वाज मोर एक्सपेंसिव। जितने में अब यहाँ पे मशीन्स लाई जाती है तो इससे ज्यादा अब यहाँ पे एक्सपेंसिव क्या था, इसकी अब यहाँ पे रिपेयरिंग। सो दैट इज वाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है, सो दे प्रेफर्ड लेबरर्स देन द मशीन्स। तो इसी तरह से अब यहाँ पे एक और इसके लिए जो काज है, दैट इज द मशीन्स वर नॉट एज एफिशिएंट एज द ओनर्स क्लेमड, एज द मैन्युफैक्चरर्स क्लेमड। जैसे आज भी हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं, जो अब यहाँ पे ओनर्स होते हैं वो इसकी अब यहाँ पे गारंटी देते हैं कि ये इस, तो यानी कि जो अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स ऑलवेज मिसलीडिंग अस, तो ये मिसलीड हमें करते हैं। तो जैसे इनको यहाँ पे क्लेम किया जाता था कि ये मशीन्स तो इनमें ये क्वालिटी है, तो ये उस तरह की मशीन्स नहीं होती थी। सो because of these problems, so machines were introduced in the factories slowly. For example, हम यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी की अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, that is steam engine. So nowadays in present, so there is a maximum use of steam engine. So steam engine is extensively used. तो आज इसका यहाँ पे बहुत widely use हो रहा है steam engine का। एक्चुअली सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि स्टीम इंजन का अब यहाँ पे यूज उस टाइम बहुत कम क्यों हो रहा था, बट बिफोर दिस हम स्टीम इंजन के बारे में थोड़ा सा अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कैसे अब यहाँ पे आ गया। स्टीम इंजन एक्चुअली इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट जिसका नाम है न्यूकमन, एंड आफ्टर दैट इट वाज इम्प्रूव्ड बाय जेम्स वाट इन 1781। 1781 में जो जेम्स वाट है, जिसके बारे में आज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये एनर्जी पावर, यानी कि जो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो तो ये अब जेम्स वाट की वजह से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जेम्स वाट ही इज ए फेमस साइंटिस्ट है ये। तो अब उसने अब यहाँ पे क्या कर दिया, सो इसने अब इसका यहाँ पे एक नया डिजाइन दिया था, ही इम्प्रूव्ड दिस स्टीम इंजन। और जेम्स वाट ही हैड ए फ्रेंड जो कि क्या था, ही वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका नाम है मैथ्यू बोल्टन। मैथ्यू बोल्टन ने अब यहाँ पे क्या कर दिया, तो ही स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस इंजन, स्टीम इंजन का अब उसने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना ये शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये रही स्टीम इंजन के साथ, अब इसका यहाँ पे ज्यादा यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टीम इंजन यहाँ पे था, स्टीम इंजन सो एट द टाइम सो इट वाज एक्सपेंसिव, इंडस्ट्रियलिस्ट्स सो दे कुड नॉट अफोर्ड दिस, और फॉर मेनी इयर्स ही कुड नॉट फाइंड बायर्स ऑफ स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन को अब यहाँ पे लेने वाले बहुत कम थे।
तो बहुत टाइम तक, बहुत सालों में इसके अब यहाँ पे वो बायर्स नहीं मिल पाए। तो ये कहा जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के शुरुआत में देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन इन द होल इंग्लैंड, पूरे इंग्लैंड में अब यहाँ पे सिर्फ इतनी यहाँ पे मशीन्स है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि ये फैक्ट्रीज कैसे अब यहाँ पे आ गई, हाउ देयर वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो फैक्ट्रीज अब यहाँ पे कैसे आ गई, और इसमें हमने ये भी देखा कि